नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वर्ब का बेसिक डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि वर्ब कैसे कैसे कार्य करता है, यानी कि वो डूइंग वर्ब की तरह कार्य करता है, बीइंग वर्ब की तरह से कार्य करता है और आपके हैपनिंग वर्ब की तरह से कार्य किया था। आज अपने लेक्चर में हम ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। इसी प्रकार से जैसे वर्ब की बात की जाए, वर्ब वर्ब के दो टाइप होते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरी होती है आपकी मैन वर्ब। मैन वर्ब में भी दो कैटेगरी होती है आपकी, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आपकी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का बेसिक हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब मेट वर्ब होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ऐसी वर्ब जो हमेशा ऑब्जेक्ट रखेंगी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी ऐसी वर्ब जो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगी, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। अब इसके बाद हम नॉन फाइनाइट वर्ब को देखते हैं। इन वर्ब को एडवांस वर्ब बोलते हैं। इनके अंतर्गत आपका जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव आते हैं। इनके अंतर्गत आपका जिरंड, पार्टिसिपल और आपका इन्फिनेटिव आते हैं। इसके बाद बात करते हैं, इस जो मैन वर्ब है इसको हम अपने नेक्स्ट जब हम कंप्लीट चैप्टर अपना वर्ब का कराएंगे वहां पर डिस्कस करेंगे एडवांस वर्ब को और फाइनाइट वर्ब को, यानी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को जब हम कंप्लीट चैप्टर कराएंगे। और यहां पर भी आज सिर्फ हम वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का और ऑक्सिलरी वर्ब का बेसिक और उसका आइडेंटिफिकेशन कराएंगे। और आपको अगर आप इस लेक्चर को कंप्लीट देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको डेफिनेटली पता लगेगा कि ये सेंटेंस में कार्य कैसे करते हैं। बस एक शर्त होगी कि आपको हमारा लेक्चर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना होगा। अब बात करते हैं आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की। यहां पर हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरी होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आपका बी, डू और हैव आते हैं। बी की फॉर्म आपकी होती है इज, एम आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। इसी प्रकार डू की फॉर्म होती है आपकी डू, डज, डिड। और हैव की फॉर्म होती है आपकी हैज, हैव, हैड। ये आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। और आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों की तरह से कार्य कर सकती हैं, यानी कि सेंटेंस में ये आपकी हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती हैं और आपकी मैन वर्ब भी बन सकती हैं। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं। आगे की बात देखते हैं अपनी। जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो इनका सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं होगा। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य करती है तो इनका सेंटेंस में अपना कोई मीनिंग नहीं होता, यानी कि इनका कोई अर्थ सेंटेंस में नहीं निकलता। इसके बाद जब ये मैन वर्ब होंगी तो सेंटेंस में इनका मीनिंग होगा, यानी कि जब ये वर्ब मैन वर्ब की तरह से कार्य करती हैं तो इनका सेंटेंस में अपना एक मीनिंग या अर्थ होता है। इस प्रकार यहां देखिए दोस्तों, नाउन, जब आप नाउन में एस या एस लगाते हो तो नाउन आपके प्लूरल बनते हैं, यानी कि बहुवचन बन जाते हैं। जब आप वर्ब में एस या एस लगाते हो तो वर्ब आपकी सिंगुलर बन जाती हैं, यानी कि नाउन के विपरीत होती है। अर्थात जब नाउन में आप एस या एस का यूज करोगे तो नाउन आपका प्लूरल यानी बहुवचन बन जाएगा, और जब आप वर्ब में एस या एस यूज करोगे तो वर्ब आपकी सिंगुलर बन जाएगी, यानी नाउन के अपोजिट होती है। इस प्रकार इन दो सेंटेंस को देखिए, सी गो या गोज टू आगरा। अब एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सोचिए कि इसमें गो आएगा या गोज आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर टू प्रीपोजिशन होगा और आगरा क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, आपके नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। और ये यहां पर मैन वर्ब होगी आपकी, गो या गोज यहां पर मैन वर्ब होगी और सी आपका सब्जेक्ट होगा। अब बात की जाए इस सेंटेंस की तो सी क्या है आपका, सी आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है आपका सब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आनी चाहिए, यानी कि वर्ब की फॉर्म में एस या एस लगा होना चाहिए।
अर्थात यहां पर आपका गो नहीं आएगा, आपका गोज आएगा, क्योंकि गोज में आपका ईएस लगा हुआ है। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस में यहां पर देखिए दोस्तों, आपकी मैन वर्ब क्या है, इज या रहा, या आपकी मैन वर्ब आपकी प्लेइंग होगी, और आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज या आर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। और होकी क्या होगा, प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहा है वो, ये आपका प्लेइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। और आपका बॉयज क्या होगा, बॉयज आपका सब्जेक्ट होगा, वो प्लेइंग, बॉयज प्लेइंग। और यहां पर अब बॉयज क्या है आपका, बॉयज आपका प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। जब बॉयज आपका प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल ही वर्ब आएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल फॉर्म में आप यूज करोगे। तो यहां पर इज आपका सिंगुलर होता है इसलिए ये नहीं आएगा, और आर आपका प्लूरल होता है इसलिए यहां पर आर आएगा। इसके बाद इस नेक्स्ट कंसेप्ट को देखिए, डू या डज या डिड या मॉडल्स, डू या डज या डिड या मॉडल्स जब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य करती हैं तो उनके साथ मैन वर्ब बेस फॉर्म में होती है। अर्थात जब डू या डज या डिड या मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य करते हैं तो मैन वर्ब आपकी बेस फॉर्म में होती है। अब दोस्तों ये बेस फॉर्म क्या बला है, बेस फॉर्म वर्ब की वो फॉर्म होती है जिससे आपकी सारी फॉर्म डिराइव होती हैं, यानी जिसी से आपकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म और आपकी जो आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है वो डिराइव होती है, वो होती है आपकी बेस फॉर्म। इस एग्जांपल से देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, और इसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म गोन होती है, और इसकी आईएनजी फॉर्म गोइंग होती है, यानी फोर्थ फॉर्म इसकी गोइंग होती है, और इसकी फिफ्थ फॉर्म आपकी गोज होती है। अर्थात गो की बेस फॉर्म आपकी गो है, गो वर्ब की, जिससे ये सभी फॉर्म डिराइव्ड हुई, इसलिए गो को यहां पर बेस फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि गो से ही सारी फॉर्म डिराइव हुई है यहां पर। अब देखिए कहीं पर इन्हें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी बोल देते हैं, और फिफ्थ फॉर्म को आपकी सिंगुलर फॉर्म बोल देते हैं। अब इन सेंटेंस को देखिए, अब पहले सेंटेंस में आपका डिड क्या होगा, डिड आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा या मैन वर्ब होगा। अब देखिए दोस्तों, डिड के बाद यहां पर क्या ये गो या गोज आपकी एक और वर्ब आई है, अर्थात यहां पर डिड क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य करेगा। जब डू डज डिड या मॉडल्स, डू डज या डिड, डू डज या डिड से के बाद अन्य कोई वर्ब आए तो ये वहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य करते हैं। जब ये अकेले आए सेंटेंस में और इनके बाद कोई वर्ब न हो तो ये आपके मैन वर्ब की तरह से कार्य करेंगे। इस सेंटेंस में डिड के बाद आपका गो या गोज का यूज हुआ है, इसलिए डिड आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, और आपका गो या गोज यहां पर क्या होगा, आपका मैन वर्ब होगा। तो डिड क्या होगा आपका यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगा, और नोट यहां पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा। नोट क्या होगा आपका एडवर्ब होगा, और कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा, क्योंकि नोट इस वर्ब की विशेषता बता रहा है इसलिए यहां पर ये एडवर्ब होगा। और एडवर्ब कौन सा एडवर्ब, वो जो चीजों को निगेटिव करता है, अर्थात एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा। और गो या गोज आपकी मैन वर्ब होगी, और टू आपका प्रीपोजिशन होगा, और ऑफिस क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, ऑफिस आपका नाउन है इसलिए ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद सी यहां पर क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन होगा। इसके बाद आप देखो, अगर डिड, अभी हमने बात की डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज होते हैं तो इनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो यहां पर दोस्तों 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सोचिए कि यहां पर गो आएगा या गोज आएगा। अभी मैं आपको ये बताता हूं इसे, क्योंकि यहां पर आपका गो आएगा, क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म गो होती है, गो से ही सारी फॉर्म डिराइव्ड होती हैं, इसलिए यहां पर गोज नहीं आएगा, आपका गो आएगा। इसके बाद अपने नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू डिड योर वर्क। इस सेंटेंस में क्या डिड के बाद कोई और फॉर्म है, वर्ब की और फॉर्म यूज की गई है?
नहीं दोस्तों, डिड के बाद कोई फॉर्म नहीं। डिड आपकी यहां पर मैन वर्ब होगी, और मैन वर्ब होगी तो डिड व्हाट, उसने क्या किया, उसने वर्क किया। तो डिड का ऑब्जेक्ट आपका वर्क होगा, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर नाउन होगा। और योर क्या होगा, योर वर्क पर पोजीशन बनाने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। ये क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। और यू क्या होगा दोस्तों, यहां पर who did, किसने काम किया, तो यू ने काम किया। यू क्या होगा, यहां पर सब्जेक्ट होगा, यानी कि डूअर होगा, सब्जेक्ट होगा। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अगर आप ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर सकते, तो हम आपको हमारे लेक्चर 1 से प्रॉपर सीक्वेंस में देखने पड़ेंगे, और आपको अच्छे से हैंड रिटन नोट्स खुद से तैयार करने पड़ेंगे, जिससे कि आप इन लेक्चर को अच्छे से समझ सको। अगर आप हैंड रिटन नोट्स तैयार करते हो दोस्तों, तो आप डेफिनेटली आपको इंग्लिश की कोचिंग, जिंदगी में कभी इंग्लिश की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन ये वर्थ इट होगा। और आपको कभी भी जिंदगी में इंग्लिश की कोचिंग पर 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। ये गारंटी मैं देता हूं आपको। ये मैं आपको एफिडेविट पर लिखकर दे सकता हूं कि आप अगर हमारे लेक्चर 1 से एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखते हो, तो आपको हैंड रिटन नोट्स तैयार करते हो, तो आपको जिंदगी में कभी इंग्लिश की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी टीचर को आपको इंग्लिश की फीस पे नहीं करनी होगी। सिर्फ आपकी कंडीशन ये होगी कि आप सारे लेक्चर को एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखोगे और खुद हैंड रिटन नोट्स तैयार करोगे। और अगर आपको लेक्चर समझ नहीं आता, एक बार में समझ नहीं आता, तो आप लेक्चर को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है दोस्तों, अब इस सेंटेंस पर आते हैं अपने। यू डिड योर वर्क। इस सेंटेंस में क्या डिड के बाद कोई और वर्ब है, नहीं दोस्तों, इसलिए डिड यहां पर क्या काम करेगा, डिड यहां पर मैन वर्ब का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब सीधी सी बात यह है कि अगर डू डज डिड, अगर डू डज डिड इनके बाद कोई अन्य और वर्ब आती है, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करेंगे। अगर ये अकेले आते हैं, यानी कि अर्थात इनके बाद कोई और वर्ब नहीं आती, तो आपके ये मैन वर्ब की तरह से कार्य करते हैं। और यहां पर देखिए सी नेक्स्ट सेंटेंस को, सी डू या डज नॉट गो टू स्कूल। यहां पर गो क्या है आपका, गो आपका मैन वर्ब है, और तो डू या डज क्या होंगे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज होंगे। और आपका नोट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा, जो आपकी गो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और आपका टू क्या होगा, आपका प्रीपोजिशन होगा। और प्रीपोजिशन के बाद आपके क्या आते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आपके नाउन बनते हैं या आपके प्रोनाउन बनते हैं। और सी क्या होगा, सी यहां पर आपका सब्जेक्ट होगा, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा, यानी ये सब्जेक्ट का काम करेगा, और इसका नाम यहां पर प्रोनाउन होगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, सी क्या है, सी आपका सिंगुलर है, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है। तो यहां पर डू या डज, देखो डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद गो वर्ब की बेस फॉर्म गो ही होती है। यहां तक सेंटेंस आपका ठीक, लेकिन सी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब भी में भी एस लगा होना चाहिए, इसलिए यहां पर डू नहीं आएगा, आपका डज आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन सेंटेंस को देखते हैं। पहले सेंटेंस में आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आप खुद से सोचिए इसमें एम आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी या मैन वर्ब हो, क्योंकि इसके बाद एक वर्ब आई है, इसलिए ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य करेगी। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और प्लेइंग आपकी मैन वर्ब होगी। प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहा था, प्लेइंग से व्हाट का रिप्लाई आपका क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा। इसके बाद आई आपका सब्जेक्ट होगा, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर प्रोनाउन होगा। अब यहां पर चूंकि इसके बाद एक वर्ब आई, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य कर रहा है। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य करते हैं प्राइमरी वर्ब, तो इस सेंटेंस में इनका अपना कोई मीनिंग या अर्थ नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम ए क्रिकेटर। यहां पर क्या एम के बाद कोई और वर्ब है, एम के बाद कोई और वर्ब नहीं है, इसलिए एम यहां पर आपका
मैन वर्ब की तरह से कार्य करेगा। और ये कौन सा वर्ब होगा? ये आपका लिंकिंग वर्ब होगी। जब बी की फॉर्म, जब बी की फॉर्म, बी की, सिर्फ बी की, जब बी की फॉर्म यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर्ब, बी, बीइंग, बीन मैन वर्ब की तरह से कार्य करती हैं तो वो लिंकिंग वर्ब होती हैं। और उस समय सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता। जब सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा यानी कार्य नहीं होगा तो कार्य का रिसीवर यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएंगे। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका है तो नाउन बन सकता है या आपका एडजेक्टिव बन सकता है। अब देखिए यहां पर एम के बाद क्रिकेटर क्या है? क्रिकेटर आपका नाउन है और ये क्या बनेगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी क्रिकेटर और आई दोनों एक ही चीज है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को पूरा करता है, यानी सब्जेक्ट का पूरक। और ए एंड आपके आर्टिकल होते हैं और आई क्या होगा? यहां पर सब्जेक्ट होगा और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन होगा। यहां पर एम मैन वर्ब की तरह से कार्य करेगा और इसका सेंटेंस में अपना एक मीनिंग होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अमित इज गोइंग टू आगरा। इस यहां पर इज क्या होगा? यहां पर इज दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि इसके बाद गोइंग क्या आपकी मैन वर्ब है और टू क्या आपका प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन क्या होते हैं आपके? टू होता है, फोर होता है, विद होता है, ये सब आपके प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। तो आपका आगरा यहां पर क्या होगा? आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अमित यहां पर सब्जेक्ट होगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा। अब देखिए इस सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके बाद एक अन्य वर्ब आई है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य कर रहा है। और इस सेंटेंस में इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसमें अमित इज ए क्रिकेटर। यहां पर इज क्या होगा? इज आपका मैन वर्ब होगा, क्योंकि इसके बाद अन्य कोई हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब नहीं है, इसलिए। और टीचर क्या होगा? टीचर यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा। और मैन वर्ब क्या होगी? आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। जब भी लिंकिंग वर्ब आती है तो लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ठीक है दोस्तों, ना कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस में कोई कार्य नहीं होता। जब कार्य नहीं होगा तो उसका रिसीवर कहां से होगा? यानी कि कार्य किस पर किया गया है? जब कार्य नहीं हुआ तो कार्य किस पर किया जाए? अर्थात ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होता। अमित क्या होगा? अमित यहां पर सब्जेक्ट होगा और इज यहां पर मैन वर्ब की तरह से कार्य करेगा और इसका सेंटेंस में अपना एक मीनिंग होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव रिटन ए नोवेल। मैं एक उपन्यास लिख चुका हूं। यहां पर हैव आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि इसके बाद एक अन्य वर्ब रिटन आई है। रिटन आपकी मैन वर्ब होगी और आपका रिटन के बाद क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट होगा नोवेल। रिटन व्हाट? उसने क्या लिखा? उसने नोवेल लिखा, या नोवेल क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। और ए एंड आपके आर्टिकल होते हैं। आई क्या होगा? आई आपका सब्जेक्ट होगा और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन होगा। इस सेंटेंस में हैव आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य कर रहा है, क्योंकि उसके बाद ये अन्य वर्ब आई है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब होगी और इसका इस सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। इस सेंटेंस में हैव क्या होगा? आपका मैन वर्ब, क्योंकि इसके बाद अन्य कोई वर्ब यूज नहीं हुई है, ये मैन वर्ब की तरह से सेंटेंस में कार्य करेगा। आई हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। ब्यूटीफुल हाउस, हाउस क्या होगा? हाउस यहां पर आपका क्या होगा? क्या हाउस यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा? नहीं दोस्तों, हाउस यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है कि हाउस क्या होगा? यहां पर आपका नाउन होगा, ठीक है। और ये आई आपका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तब आते हैं जब आपकी बी की फॉर्म यूज होती है, तब आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। आई हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, मेरे पास एक क्या है? आपका सुंदर घर है, ठीक है दोस्तों। यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं आपकी मॉडल्स की, अर्थात मॉडल्स क्या होती हैं?
कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, नीड या डेयर, यूज टू, ये क्या होती हैं? आपकी मॉडल्स होती हैं और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से ही कार्य करती हैं। मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब की तरह से कार्य नहीं करती सेंटेंस में, ये सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य करती हैं और सेंटेंस में इनका अपना एक मीनिंग होता है। अर्थात जब भी हम मॉडल यूज करेंगे तो उसके बाद एक मेन वर्ब यूज होगी और मॉडल का अपना सेंटेंस में एक मीनिंग होगा, एक अर्थ होगा मॉडल का। जैसे आई कैन सोल्व दीज क्वेश्चन, इस सेंटेंस को देखिए, कैन क्या होगी? आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और आपका सोल्व क्या होगा? आपकी मेन वर्ब होगी। सोल्व व्हाट, क्या सोल्व किया उसने? उसने सोल्व किया क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या होगा? आपका सोल्व का ऑब्जेक्ट होगा और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? यहां पर नाउन होगा। और दीज क्या होगा? आपका क्वेश्चंस को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होगा। ये क्या होगा? आपका क्वेश्चंस को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होगा। और यहां पर किस प्रकार का एडजेक्टिव होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, यानी कि चीजों को दर्शाने वाला एडजेक्टिव होगा। ठीक है दोस्तों। और आई क्या होगा? आई यानी सोल का डूअर कौन है? आई। आई क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर प्रोनाउन होगा। देखिए यहां पर आई कैन सोल्व दीज क्वेश्चन, मैं इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता हूं या मेरे अंदर इन क्वेश्चन को सोल्व करने की एबिलिटी है या अक्षमता है। अर्थात कैन क्या दर्शाता है? कैन आपकी एबिलिटी, अक्षमता को दर्शाता है। कैन दिखाता है कि वो ये काम, कि सब्जेक्ट ये काम कर सकता है, यानी उसके अंदर ये काम करने की एबिलिटी। अर्थात कैन का सेंटेंस में अपना मीनिंग है। जैसा कि हमने अभी बताया कि मॉडल्स का सेंटेंस में अपना एक मीनिंग होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, जैसा यू शुड वर्क हार्ड, यहां पर शुड क्या होगा? आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और आपका वर्ब क्या है? आपका मेन वर्ब होगा। अब हाउ, वर्क कैसे किया उसने? हाउ कैसे किया? उसने हार्ड वर्क किया, तो हार्ड क्या होगा? यहां पर एडवर्ब होगा और कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। वर्क से, यानी कि वर्ब से हाउ का रिप्लाई क्या होता है? आपका एडवर्ब होता है। कौन सा एडवर्ब होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। और यू यहां पर आपका सब्जेक्ट होगा और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? आपका प्रोनाउन होगा। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखो, इस सेंटेंस का अर्थ ये निकलता है यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। अर्थात यहां पर शुड ने क्या अर्थ दिया? चाहिए का अर्थ दिया। अर्थात कोई किसी को सलाह दे रहा है कि तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। अर्थात जब भी शुड यूज होगा तो कोई किसी को एडवाइस देगा। अभी बात की कि जब भी मॉडल यूज होंगे तो इनके एक अलग से अर्थ होंगे सेंटेंस में। कैन ने एबिलिटी को दर्शाया और शुड ने आपकी एडवाइस को दर्शाया। इसके बाद जैसे ये आपका मॉडल्स और आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यहीं पर फिनिश होती हैं। आपकी फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम अपने वर्ब के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और यहां पर ये जो आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स हैं, इन्हें भी हम डिटेल में अब जब हम वर्ब का कंप्लीट चैप्टर अपने नेक्स्ट लेक्चरों में कराएंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे, इन्हें भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमने इनका थोड़ा सा बेसिक, और जिससे आपको इनका एक बेसिक आइडिया लग सके, आपको पता चल सके कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मॉडल्स क्या होती हैं और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, कौन सी को कहां पर यूज करते हैं, ताकि आपको इनका एक बेसिक आइडिया हो सके और आपकी एक बेसिक पर अच्छी पकड़ बन सके। इसलिए हमने इनका ये बेसिक कराया है और बाकी हम कंप्लीट 0 टू एडवांस लेवल तक वर्ब अपने, जब हम वर्ब का कंप्लीट चैप्टर कराएंगे तब आपको कराएंगे, आपको हाई लेवल के कंसेप्ट वहां पर हम कराएंगे। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है, अगर आप हमारे साथ यहां तक बने हुए हैं तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट इनका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।